जीना नहीं चाहती ना, आप सब पर बोझ बनना चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना। मेरे पास अपनी जिंदगी खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा क्या कसूर है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अभी आपने देखा कि चाकू की नोक पर एक महिला से जबरन उसका सुसाइड नोट साइन करवाया गया। हस्ताक्षर के मुताबिक यह महिला निरुपमा थी। पर कौन थी निरुपमा और उसे अपना सुसाइड नोट साइन करने के लिए मजबूर क्यों किया गया? कौन था वो शख्स जो निरुपमा से जबरन ये सब करवा रहा था और क्यों? निरुपमा की हत्या या फिर तथाकथित आत्महत्या के पीछे राज क्या था? तन्मय, अभी तक बैठे हुए उठो, देर हो रही है। तुम्हारी चाय यहाँ टेबल पे रखी, ठंडी होने से पहले पी लेना। और कपड़े निकाल के यहाँ रख दे रही हूँ, तुम अपना जल्दी से खत्म करो। मुझे रिद्धि को भी स्कूल के लिए तैयार करना है। चलो उठो, देर मत करो। रिद्धि, अच्छा जी, तो यहाँ पर आप छुपी बैठी हैं, स्कूल नहीं जाना है? कितनी देर हो गई है? चलो रेडी होना है। मुझे दादी के पास जाना। दादी कितनी अच्छी है, वो मुझे कभी स्कूल नहीं भेजती। अरे दादी के यहाँ तो हम सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं ना। हम लोग नानी के यहाँ क्यों रहे? मुझे दादी के पास जाना। चलो दादी के घर चलते हैं। बेटा, हम लोग नानी के यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि नानी अकेली रहती है और नानी की तबीयत खराब रहती है। हाँ, तो नानी का ख्याल कौन रखेगा? अनु, नाश्ता लगा। ये तो नीरू है। माँ, नीरू आई है। माँ, जीजी। नीरू, क्या हुआ? रो मत। अच्छा, चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप। मत रो नीरू। देखो देखो क्या किया उस राक्षस ने मेरे साथ। मैं अब और नहीं रह सकती उसके साथ। जानवरों की तरह मारता है वो मुझे। तू पागल है क्या नीरू? तूने इतनी बड़ी बात अब तक हम लोगों से छुपा के क्यों रखी? क्या पता थी जीजी, मुझे लगा था शायद समय के साथ वो मुझे समझने लगेगा, पर नहीं। अब तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी कभी तो दिल करता है अपनी जान ले लूं। माँ, माँ, माँ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम सब लोग हैं ना नीरू के लिए। मेरी वजह से माँ की भी तबीयत खराब हो गई। वो सही कहता है, मुझे मर जाना चाहिए। मैं किसी लायक नहीं हूँ। बकवास बंद कर, एक थप्पड़ पड़ेगा नहीं तो। हम सब हैं ना। चुप हो जा, चुप। नीरू घर से वापस आ तो गई है उसके, और मुझे लगता भी नहीं कि उसे वापस जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? देखो अनु, मेरे लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही है कि ये तुम्हारी माँ का घर है और मैं यहाँ पे घर जमाई हूँ। अनु, ये दुनिया का उसूल है कि बहू चाहे लाख कोशिशें कर ले, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। उसी तरह से मैं अगर चाहूँ भी तो मैं हमेशा जमाई रहूंगा, बेटा नहीं बन पाऊंगा। तो क्या तुम नीरू की हेल्प नहीं करोगे? उसकी किस्मत में जो होगा वही उसी के साथ होगा। मैं चलता हूँ।
दरवाजा खोल, अरे खोल दरवाजा। मेरी नींद खराब करके खुद चैन की नींद सो रहा है, दरवाजा खोल। कहाँ छुपी है वो? बुलाओ उसे। मेरे घर से भागने की हिम्मत कैसे की उसने? ओ, यहाँ छुप के बैठी है तू, हाँ? मुझसे पूछे बिना घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत कैसे की तू? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तेरा तो बाप भी रहेगा। तू चल। रघु, ऐसे हल्ला करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम लोग बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना? शांति से बैठ के बात तेरे जैसे घर के जमाती करते हैं। मैं मार दूं और अपने पैसे की खाता हूँ। अपना ज्ञान अपनी जेब में रख। ये पति पत्नी के बीच की बात है, और अगली बार बीच में बोला तो ज्ञान बांटने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझा? और तू चल घर। रघु, क्या बदतमीजी है ये? सुमित, तू जल्द से जल्द मेरे घर पे पहुंच। हाँ, रघु हमारे घर में जबरदस्ती घुसा है। उसने औरतों के साथ में बदतमीजी की है और मुझ पर हमला किया है। जल्दी आओ। और हाँ, पुलिस को लेकर आना। बाय। तूने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बहुत अच्छी बात, करो हड्डी पसली एक। इससे तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लग जाए। तुमने ना मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। ये सुमित है ना मेरा दोस्त, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है बल्कि एक काबिल वकील भी है, और उसने मुझे कानून के सारे दाव पेच सिखाए। क्या कह रहे थे तुम? मारना है ना? मारो। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। और तू ये मत सोचना कि तू बच गई, मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा। अन्नू, ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हर इंसान यही उम्मीद करता है कि शादी के बाद उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन निरुपमा अपनी इसी शादी से परेशान थी। हमारे देश में अक्सर महिलाओं को इस तरह की हिंसा और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 3 मिनटों में एक महिला के साथ कोई अपराध या ज्यादती होती है। हर 77वें मिनट में एक दहेज हत्या कर दी जाती है, और हर 9वें मिनट में कोई महिला अपने परिवार या पति द्वारा प्रताड़ित की जाती है। और ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज है। न जाने कितने मामले ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई जाती। यानी असल स्थिति इससे भी कहीं ज्यादा भयावह है। हमारे समाज में महिलाएं अक्सर इस तरह के अत्याचार का विरोध नहीं कर पाती हैं, लेकिन निरुपमा भाग्यशाली थी, क्योंकि इस अत्याचार के खिलाफ उसकी माँ और बहन उसके साथ खड़ी थी। अरे माँ जी, आप कब से खड़ी? मुझे बोल दिया होता आपने। कोई बात नहीं बेटा। तन्मय तुम्हारा वो वकील दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? सुमित। हाँ हाँ वही। मैं चाहती हूँ कि तुम ये कागजात उसको ले जाकर दो। माँ जी, ये काय के कागजात हैं? ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। बेटा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अन्नू और नीरू के बीच में बांट देना चाहती हूँ। वो क्या है कि मुझे भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी, और नीरू को भी लगेगा कि ये घर उसका भी है। तन्मय बेटा, मैं अपने बच्ची को दोबारा उस राक्षस रघु के पास नहीं भेजना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, हम उसका हमेशा साथ दें, इसी घर में रहे। वो ये ना समझे कि वो अकेली है। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये सारे कागजात मैं आज ही जाके उसे दे देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है वो हमारी मदद जरूर करेगा। अन्नू, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा कि तुझे तन्मय जैसा पति मिला है। काश कि नीरू की किस्मत भी तेरे जैसी होती।
जीजी जीजी वो आ गया। कौन आ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताने आया हूँ कि तेरी बहन मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मैं तेरा जीना आराम कर दूंगा और साथ साथ तेरे उस घर जमाई पति का भी। खोल दरवाजा। तू जानती नहीं है मुझे। खोल, मैं फिर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। हैं? तन्मय, तन्मय जल्दी कीजिए। आपके कपड़े निकाल कर रख रही हूँ बेड पर और रिद्धि को छोड़ने स्कूल जा रही हूँ, उसे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा टिफिन जरूर पैक कर देना। हाँ हाँ टिफिन पैक कर दूंगी। चलो रिद्धि, चलो चलो चलो, देर हो गई है बहुत। आराम से चलो। नीरू, बेटा दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। हाँ, मैं सब्जी लेके आती हूँ। जी माँ। दे दो। इतना भारी काम मत किया करो माँ। और मेरा साथ रहने का फायदा क्या जब तुम्हें इतना काम करना ही है। नीरू, नीरू बेटा कहाँ गई है? मैं बोल गई थी दरवाजा बंद करके रखना, दरवाजा भी खुला है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। ऐसा कर, तू सब्जी रख, मैं देख के आती हूँ उसके कमरे में। अरे बेटा कहाँ है तू? दरवाजा भी खुला छोड़ दिया, जाने क्या कर रही है लड़की। नीरू, नीरू, क्या किया तुमने? क्या हुआ माँ? माँ नीरू, माँ तू संभाल खुद को। बैठिए। नीरू, मैडम रिलैक्स प्लीज। हादसे से पहले आपकी बहन ने जान देने की बात की थी क्या? इंस्पेक्टर साहब, नीरू ने एक बार सुसाइड करने की बात की थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था। फिर माँ ने भी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों बहनों के बीच में बराबर बांटने का फैसला किया हुआ था। पता नहीं अचानक नीरू ने इतना बड़ा फैसला क्यों उठा लिया। देखिए, ये सीधा साधा सुसाइड केस है। हमें ये सुसाइड नोट मिला है, उन्होंने यहाँ पे अपना नाम लिखकर साइन भी किया है। निरुपमा, ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, इस सुसाइड नोट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। निरुपमा साइन की जगह कभी भी अपना पूरा नाम नहीं लिखती थी, वो सिर्फ नीरू लिखती थी। शायद निरुपमा अपना पूरा नाम लिखकर हमें कोई हिंट देना चाहती हो। उसके साथ किसी ने जबरदस्ती ये लेटर उससे जबरदस्ती लिखवाया गया है। आप देखिए इंस्पेक्टर साहब। अगर ऐसी बात है तो हमें तफ्तीश बहुत अच्छे से करनी होगी। अनु,
तन्मय नीरू चली गई। सब कुछ जरूर उस रघु की वजह से हुआ है। न वो इस कदर उसे परेशान करता और न वो ऐसा कदम उठाती। अनु, तुम संभालो अपने आप को, हिम्मत रखो। सबको यही लग रहा था कि ये आत्महत्या है, लेकिन अनुपमा को अपनी बहन निरुपमा के हस्ताक्षर देखकर शक हुआ कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। और अनुपमा के इस शक के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू की। निरुपमा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तन्मय, अनुपमा और अनुपमा की मां के बयान के आधार पर रघु को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद भी रघु पर शक करने की पुलिस को कोई वजह नहीं मिली। अब अगर रघु बेकसूर था तो इस मौत की साजिश किसने रची थी? कौन था वो अपराधी जो अब भी खुलेआम घूम रहा था? माँ जी, हमें इंक्वायरी में पता चला है कि रघु ने निरुपमा को नहीं मारा। वो कल निरुपमा की मौत के वक्त बार में ही था। कई लोगों ने उसे वहां पर देखा है। और कोई है जिस पर आपको शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो बस रघु पर ही शक था। ऐसा कोई हो सकता है जिसके पास निरुपमा को मारने का मोटिव हो, मतलब निरुपमा की मौत से फायदा हो? ऐसा कोई नहीं है, बल्कि मैं तो अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के बीच में बांटना चाहती थी। यानी कि आपकी बड़ी बेटी अनुपमा को निरुपमा के मौत से फायदा हो सकता था। ये क्या कह रहे हैं आप? अन्नू ऐसी नहीं है, ये तो बहुत प्यार करती थी नीरू को। माफ कीजिएगा माँ जी, हमें पूछताछ में ऐसी बातें करनी होती। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? तन्मय, जिस वक्त निरुपमा की मौत हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये हमारा काम है। मतलब मैं नीरू को क्यों मारूंगा? प्रॉपर्टी का मोटिव हो सकता है। जायदाद दोनों बहनों में बट रही है, हो सकता है ये बात आपको पसंद ना आई हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ सिर्फ अपनी मदर इन लॉ की देखरेख के लिए रहता हूँ। उनकी जायदाद से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी पत्नी अनुपमा का है, कानूनी तौर पर, जिस पर आपका भी हक है। खैर, आप इन सारी बातों को छोड़िए। आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि निरुपमा की मौत के वक्त आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, अब आपके सारे सवालों का जवाब मैं तब दूंगा जब मेरा वकील यहाँ पे आएगा। जब तक वो यहाँ नहीं आता, मैं आपके कोई सवालों का जवाब नहीं दूंगा। इंतजार कर लेते। एक्सक्यूज मी। सुमित, हाँ तुम जल्द से यहाँ हो जाओ। हाँ मिस्टर तन्मय, अब तो आपके वकील भी आ गए हैं। अब आप हमें बताइए कि निरुपमा की मौत के वक्त आप ऑफिस में नहीं थे तो फिर कहाँ पर थे? दरअसल मैं एक मेडिटेशन कैंप के लिए गया हुआ था, और मेडिटेशन कैंप में अक्सर इंसान अकेला जाता है। मैं 10-15 लोगों के साथ नहीं गया था कि आपको पुख्ता सबूत या गवाह दे सकूं। मेडिटेशन कैंप? मगर किस लिए? नीरू और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज्यादा तनाव था, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। और अक्सर ऐसी नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन कैंप जाता हूँ। इनके पास ना ही कोई गवाह है और ना ही कोई पुख्ता सबूत जो ये बात साबित कर सके कि निरुपमा की मौत के वक्त ये घर पर मौजूद नहीं थे। इसलिए शक के बिना पर हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। चलिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप ये मेरे पति पर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं अपने पति को अच्छी तरीके से जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैडम प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। ले चलो। तन्मय, 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 तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम तुम्हें बहुत जल्दी वहां से बाहर निकाल लेंगे। सुमित जी, इतने पैसे काफी होंगे? हाँ, और भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, तन्मय को ज्यादा देर जेल में नहीं रहने दूंगा, मैं जल्दी ही इसे छुड़ा लूँ।
चलता हूँ माँ जी। ये तो प्रॉपर्टी के बंटवारे का हिसाब किताब लिखा हुआ है, पर तन्मय ने ये क्यों लिखा? तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, माँ ने सुमित को देने के लिए दिए थे, ये भी अब तक यही है। ये शर्ट तो मैंने तन्मय को उस दिन सुबह दिया जिस दिन नीरू का कत्ल हुआ था। ये बटन तो वहीं से टूटा है जहां तन्मय के सीने पे मैंने खरोच देखी थी। नीरू का सुसाइड नोट तो बिल्कुल ऐसे ही पेपर पे था। ये देखिए, अनु, हाँ क्या हुआ बेटा? वो देखो मम्मी पापा आ गए। देखा, पापा ने कहा था ना कि पापा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। पापा आ गए। देखो मम्मी पापा आ गए। अनु, पुलिस ने मुझे जमानत पे छोड़ दिया। अरे क्या बात है भाई, ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे आने से खुश नहीं हो क्या? अनु, चलो चलो अंदर। मम्मी मुझे पापा के पास जाना है। अरे इसे कहाँ एक बार अंदर जाओ, मतलब अंदर जाओ। इसे कहाँ लेकर जा रही हो? अनु क्या हुआ? छूना मत मुझे। अनु, सब जान चुकी हूँ मैं। मेरी नीरू को तुमने ही मारा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी बात सुनो तो। बोला ना, कातिल हो तुम, कातिल। जान चुकी हूँ मैं। अनु, तुम ही मेरे नीरू के कातिल हो। अनु, मेरे पास सारे सबूत हैं। अनु, अनु मेरी बात सुनो अनु। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, मैं अनुपमा बोल रही हूँ जी। वो मेरे पति तन्मय, वो ही मेरी बहन के कातिल है और इसके सारे सबूत हैं मेरे पास। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। वक्त और इंसान की फितरत कब करवट बदल ले कोई भी नहीं जानता। तन्मय का भयानक रूप जिस तरह से अनुपमा के सामने आया, उसकी रूह कांप उठी। जाहिर है किसी भी औरत के लिए यह एहसास बेहद डरावना होगा
कि जिस पति को वो दुनिया का सबसे बेहतर इंसान समझ रही थी, वो तो दरअसल एक हत्यारा है। अब अनुपमा के सामने बस एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार को इस बेरहम और शातिर खूनी के हाथों से बचाना और उसे सजा दिलवाना। हालांकि अपने ही पति के खिलाफ खड़ा होना अनुपमा के लिए आसान नहीं था, लेकिन अपनी बहन के हत्यारे को वो किसी भी सूरत में बख्शना नहीं चाहती थी। इंस्पेक्टर साहब, तन्मय को गिरफ्तार कर लीजिए। यही मेरी बहन नीरू के कातिल है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बीवी क्या बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सारे वो सबूत लेकर आती हूँ आपके सामने, जिससे कि ये साफ साबित होगा कि मेरी बहन नीरू का कत्ल तन्मय ने ही किया है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये वो शर्ट है जो कत्ल के दिन मैंने तन्मय को सुबह पहनने के लिए दी थी। लेकिन जब ये लौटे शाम को, तो इन्होंने कोई और ही शर्ट पहनी हुई थी। तन्मय! जबकि ये सुबह जल्दी निकल गए थे और आए भी सबके घर लौटने के बाद ही। तो फिर इन्हें शर्ट बदलने का वक्त कब मिला? जब मैंने इस शर्ट को ढूंढा तो ये मुझे हमारी कबर्ड में मिली, और मैंने इसे जब ध्यान से देखा तो इसका ये बटन टूटा हुआ था, और उस जगह से वो ऐसी फटी हुई थी जैसे किसी से झगड़ा हुआ, झड़प हुई हो, जिसकी वजह से तुम्हें ये खरोच भी लगी। अन्नू, जब तुमने मुझे ये शर्ट दी है पहले से फटी हुई थी, इसलिए मैं दूसरी शर्ट पहन के चला गया। और जहां तक ये खरोंच का सवाल है, ये मुझे रिद्धि से खेलते समय लगी है। इतना झूठ बोलोगे तन्मय? ये बटन इसी शर्ट का है, तो फिर ये नीरू के कमरे में कैसे पहुंचा? अन्नू, ये तुम क्या बोले जा रही? तुम भी जानती हो कि हम लोग यहाँ रहने के लिए इसलिए आए कि माँ जी की तबीयत खराब रहती है और हम उनकी देखभाल कर सकें, वरना मुझे इनकी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। ओ रियली तन्मय? अगर तुम्हें प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं, प्रॉपर्टी के बंटवारे का हिसाब करके क्यों रखा हुआ? हाँ? अन्नू, तुम्हारे सामने माँ जी ने प्रॉपर्टी के बंटवारे का जिम्मा मुझे दिया था, और ये हिसाब किताब में सुमित की मदद के लिए कर रहा था। अच्छा, तो फिर ये राइटिंग पैड जिसके सेम कागज पर नीरू का सुसाइड नोट लिखा हुआ था, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? ये ग्लव्स, ये तुम्हारी कबर्ड में क्या कर रहे थे? ये सब कहां से आए? जवाब दो मुझे। तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि उस पानी वाले पंप को रिपेयर करने के लिए मैं इन ग्लव्स का इस्तेमाल करता हूँ। और जहां तक पैड का सवाल है, ये मुझे गिरा मिला तो मैंने इसे सही जगह पे रख दिया। भाभी जी, अब कोई बिखरा हुआ सामान सही जगह रख दे तो वो कातिल कैसे हो गए? बिल्कुल, मेरा यकीन करो, मैंने खून नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। बस अन्नू, बहुत हो गया। अगर मैंने खून किया है तो उसे साबित करो। करो साबित। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने मेरी बहन का खून किया है। देखिए अनुपमा जी, ना इन्होंने आप पर हमला किया है, ना ही किसी तरह की कोई धमकी दी है। हम जब यहाँ पर आए तो ये परेशान से बाहर खड़े हुए थे कि आप इन्हें अंदर नहीं आने दे रही हैं। ये बेल पर छूटे हैं अभी अभी, और मैं कानूनन इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता हूँ। और रहे ये सबूत, तो इनसे सिर्फ शक होता है, पक्का कुछ भी साबित नहीं होता है। हम एविडेंस की जांच करेंगे और कोर्ट का फैसला आने तक ये यहीं पर इसी घर में रहेंगे। चले। अनु, क्या हो गया? तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैंने नीरू का खून नहीं किया है। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझे अच्छे से जानती हो। बस करो तन्मय, हमारे चेहरे पर जो तुमने अच्छाई का नकाब ढाक रखा था ना, वो उठ चुका है। बहुत दुख की बात है अनु, बहुत दुख की बात कि मेरे लाख कोशिशें करने के बावजूद तुम सच्चाई जान गई। अब अगर सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही गई तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुम। मैंने ही तुम्हारी बहन निरुपमा का खून किया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि सेवा करूं मैं और मेवा खाए वो। हाँ? और तुम्हारे ये जो सबूत है ना, ये शर्ट, ये बटन, ये फाइल, ये हिसाब किताब, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बुढ़िया की सेवा का शौक है? हाँ? मैंने सोचा कि यहाँ पे आएंगे, इनकी सेवा करेंगे,
और सारी जायदाद हमारे नाम पे होगी और मैं, तुम और रिद्धि खुशी से रहेंगे। हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये मंजूर ही नहीं था। और उस बीच तुम्हारी बहन अपने शराबी पति के साथ झगड़ा करके हमारे घर में आके बस गई। और तुम्हें बड़ा शौक था उसे यहां रखने का। फिर मैं क्या करूं? मजबूरन मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। मैंने सोचा था कि फिर हम तीनों खुशी से रहेंगे। हाँ? क्योंकि आज नहीं तो कल माँ जी तो चली जाएंगी ना। हाँ? और मैंने बहुत नेक काम किया है। ये दुनिया एक नर्क है और इस नर्क से मैंने उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया है। कितना अच्छा काम किया है। और तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे ही गालियां दे रहे हो, खूनी बोल रहे हो, पता नहीं क्या क्या। खैर, बहुत देर हो गई है, भूख बहुत लग रही। हाँ, बढ़िया सा खाना बनाओ। जेल के खाने में ना वो मजा नहीं। क्या बनाओगी? अरे वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जो भी मन से बनाओगी मैं खा लूंगा। हाँ? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? खाना बनाओ मेरे लिए, खाना। जाओ, अब मेरे तरीके से ही जीना होगा अगर जीना है तो। तुम्हें तो अपनी बहन के पास स्वर्ग में नहीं जाना है ना। हाँ? जाओ मेरे लिए खाना बनाओ, वरना मुझे तुम्हारी मुक्ति के लिए भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। जाओ 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 जाओ। एक सीधी साधी मासूम औरत जिसने अपने पति को हमेशा एक बेहद अच्छा इंसान समझा, उसके सामने ये राज खुला कि उसका पति एक मुजरिम है। और मुजरिम भी ऐसा जिसके सामने कानून का हथियार कारगर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि तन्मय खुद कानून की अच्छी खासी जानकारी रखता था। एक अपराधी ने कानून को अपना हथियार बना लिया था। वो इस तरह से अपराध कर रहा था कि कानून का शिकंजा उस पर कसने ही ना पाए। लालच में तन्मय इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने अपनी ही पत्नी की बहन की जान ले ली। और जब अनुपमा को यह राज पता चला तो उसने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया। तन्मय अब एक ऐसा जानवर बन चुका था जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। मम्मी जल्दी आओ, देखो मेरी डॉल के साथ किसने क्या किया। रिद्धि, तन्मय, ये तुमने किया है? तुम अपनी बच्ची के साथ इतना घिनौना मजाक कैसे कर सकते हो? देखो, मैंने तुम्हें अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए कहा तो तुमने साफ इनकार कर दिया। अब तुम मुझे अपना पिता धर्म ना ही सिखाओ तो बेहतर होगा। क्योंकि ये पिता अपनी बच्ची से प्यार करता है ना? पापा के पास अच्छा लगता है ना? अब तुम एक काम करो, नीचे जाकर बढ़िया सी चाय बनाओ। मैं आता हूं। जाओ। बैठो ना मेरे पास। तुम बैठती ही नहीं हो, ऐसे थोड़ी चलता है। चाय लाइयो। वेरी गुड। अब हम इसमें एक बहुत कमाल की चीज है। हाँ, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा ये लिया और ढक्कन बंद कर दिया। ये क्या है? ये क्या किया तुमने? मेरी चाय में जहर मिला दिया। जहर? मैंने कब मिलाया जहर? अभी तो मिलाया तुमने जहर। तुम मुझे भी मारना चाहती हो? मैंने जहर नहीं मिलाया है। तन्मय, तुमने जहर? इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये मुझे जहर देके मारना चाहती है। मेरी चाय में जहर मिला है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने इसमें जहर नहीं डाला। एक मिनट।
भरत, इस चाय को लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दो। चेक करवाओ कि इसमें जहर है या नहीं। और सुनो, तुम लोग इस घर की तलाशी लो। देखो कहीं पे जहर की शीशी या बोतल मिले तो मुझे ला कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सही समय पे आ गए, वरना पता नहीं ये क्या करती। हमारा अच्छा भरा पूरा परिवार न जाने किसकी नजर लग गई, किसकी नजर। तन्मय, संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं मैं अपने आप को जब मेरी ही बीवी मुझे मारना चाहती। पहले इसने अपनी बहन को मारा, फिर उसका इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश की। जब कामयाब नहीं हुई तो मुझे जहर देके मारने की कोशिश की। संभाल तन्मय। इसे भी लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दो। चेक करवाओ कि इसमें किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। ठीक है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने जहर नहीं मिलाया है। ये सब तन्मय की साजिश है। मैं सच कह रही हूँ। अनुपमा जी, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, आपको हमारे साथ चलना होगा। आइए। प्लीज मेरी बात का यकीन। तो लैब का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा कि आप बेकसूर हैं या कसूरवार। आइए, ले चलो इधर। नमस्ते माँ जी, मुझे बहुत सहानुभूति है आपसे। आखिर जिसकी दोनों बेटियां उसके पास न हो, उसका क्या हाल होगा। कसूरवार मैं ही हूं। एक बेटी को मैंने ऊपर पहुंचा दिया और दूसरी को जेल पहुंचा दिया। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप इस पर साइन कर दें, वरना जो आपकी नातिन है उसे भी मुझे मजबूरन अपनी मौसी के पास पहुंचाना पड़ेगा। आप साइन कर दीजिए, मैं यहाँ पे। सही कह रहा है तूने मुझसे मेरे जीने के दोनों सहारे छीन लिए। अब इस प्रॉपर्टी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जायदाद तुझे भी नहीं मिलेगी। जानता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी। यकीन नहीं हो रहा ना तुझे? तो ले, खुद ही देख ले। बढ़िया, तू शायद भूल रही है कि रिद्धि अभी भी इसी घर में है और उसे ऊपर पहुंचाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। ये उसकी किस्मत है। तू रुक, मैं जब रिद्धि को लाकर तेरे सामने मारूंगा, खत्म करूंगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। रुक, रिद्धि, 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 बेटा रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि बेटा, कहाँ हो तुम? रिद्धि, कहाँ है? रिद्धि कहाँ है? नहीं पता मुझे। देख बुढ़िया, बहुत बड़ी गलती कर रही है तू। मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। ले चलो इसे। आप ठीक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर। चुप, चल। तन्मय साहब, अब सब कुछ सच सच कबूल करोगे या फिर मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करना चाहता हूं? बताओ। बताता हूं। सब कुछ ठीक चल रहा जब तक निरुपमा नहीं आई थी। उसके आने के बाद सब गड़बड़ हो गया। एक दिन तो इन्होंने फैसला कर लिया कि ये अपनी जायदाद दोनों बेटियों के बीच में आधी आधी बांट देंगे। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं इस घर में घर जमाई बनकर आया ही इसलिए था कि एक न एक दिन ये सारी जायदाद मेरी होगी। नीरू के आने से मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। इसलिए मैंने नीरू को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उस दिन जब अनु और मेरी सास घर से बाहर गए, मैं मौका पाकर घर में घुस गया। ये करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी।
क्योंकि आए दिन नीरू आत्महत्या करने की बातें करती रहती थी, इसलिए मैंने सोचा उसकी हत्या करके उसे आत्महत्या साबित करूं। जैसा मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिस घर में मैं कुत्ता बन के रह रहा हूं, इस लालच में कि एक दिन इस घर की सारी जायदाद मुझे मिलेगी, वो तो हो नहीं रहा। तो अब ये करना पड़ेगा ना। आप मुझे मार दोगे जिया जी? मारूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें मुक्त करूंगा। नीरू ने गलत साइन करके शक पैदा कर दिया और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं वो सारे सबूत हटा सकूं। ऐन वक्त पर माँ जी ने आके तुम्हारे सारे खेल को तुम पर ही पलट दिया और तुम औंधे मुँह गिर गए। मैं ऐसी फाइल तैयार करूंगा कि सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। माँ की प्रॉपर्टी के खातिर तुमने नीरू का कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए तन्मय, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अनुपमा के जेल जाने के बाद उसकी मां को एहसास हो गया कि अब वो और रिद्धि भी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं है। शातिर तन्मय उन्हें भी ठिकाने लगा दे। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा था, किसी भी तरह पुलिस के सामने तन्मय का असली चेहरा लाना। अनुपमा की मां को कानून पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अपना मकसद पूरा करने के लिए पुलिस का सहारा लिया। मालती देवी ने तन्मय से कहा कि सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर दी गई और आखिरकार ये शातिर अपराधी भी जाल में फंसी गया। तन्मय नहीं जानता था कि पुलिस उस पर नजर रखे हुए। उसने मालती देवी के सामने अपना जुर्म तो कबूल किया ही, साथ ही मालती देवी को मारने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों भी पकड़ा गया। इस बहादुर मां ने अपनी जान पर खेलकर इस शातिर अपराधी को उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। अदालत ने तन्मय के अपराध को बेहद संगीन माना। उसे हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420 और हत्या के प्रयास के लिए सेक्शन 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ससुराल की जायदाद पर जीवन भर ऐश करने के सपने देखने वाला यह अपराधी अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटेगा। इस केस से एक बार फिर साबित होता है कि अपराधी सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने घर में भी मौजूद हो सकता है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि तन्मय जैसा कोई भी आस्तीन का सांप आपकी खुशियों को न डस सके। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर।